बल संपन्नता है। तो स्थिति में बल संपन्नता का मतलब है स्वयं में व्यवस्था होना। गति में शक्ति संपन्नता का मतलब है समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। तो स्थिति और गति, बल और शक्ति, ये पूरा चैप्टर जिस एंगल से लिखा गया वो बेसिकली हम सभी मानव कैसे स्वयं में व्यवस्था हो सकें और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर सकें, इसके लिए जो भी मुद्दे हैं ध्यान में देने के लिए, वो पूरा इस अध्याय में हम लोगों ने देखा था। तो ओवरऑल जो हम लोगों ने बात की थी कल, बात हम लोगों ने की थी शुरुआत सहअस्तित्व से। तो जब हम सहअस्तित्व को देखते हैं तो उसमें दो वस्तुएं हैं, व्यापक है, व्यापक जो है स्थिति पूर्ण है, स्थिति पूर्ण का मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और दूसरा वस्तु उसके अंदर है सहअस्तित्व में, वो है प्रकृति। प्रकृति स्थितिशील है, और जो स्थितिशील प्रकृति है उसके अंदर क्रिया है। जो क्रिया है वो तीन तरह की क्रियाएं प्रकृति में हमको देखने को मिलती हैं, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। इन तीन क्रियाओं के योग संयोग से ही फिर चार अवस्थाओं का प्रकटन है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। इन तीनों क्रियाओं में जो मुख्य है बात है ना, वो है इकाई, और इकाई में जो मुख्य मूल इकाई है सारे प्रकृति का वो है परमाणु। और परमाणु जिन छोटे कणों से बना होता है उसका नाम दिया है अंश, जिसको सब एटॉमिक पार्टिकल आप इंग्लिश में बोल सकते हो। इंग्लिश में जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं तो वहां बहुत सारे पार्टिकल्स का चर्चा है। लगभग अभी 61 तरह के पार्टिकल को उन लोगों ने पहचाना है, और शायद आगे भविष्य में और कुछ आ सकते हैं। यहाँ पे जितने भी पार्टिकल अलग अलग तरीके से नहीं देख रहे हैं, सभी को हम लोग अंश कह रहे हैं, चाहे वो मध्यांश में है या फिर ऑर्बिट में है, तो सारे को अंश कह रहे हैं, और सभी अंश एक समान है। उनके अंदर जो गतिविधि में बदलाव है, उनके क्रिया में बदलाव है, वो इसलिए है क्योंकि उनका प्लेसमेंट अलग है। अगर कोई अंश मध्य में है तो वो मध्य का काम करता है, मध्यांश का काम करता है, यदि वो ऑर्बिट में है तो ऑर्बिट का काम करेगा। इस तरह से सारे अंश हम लोग इसमें समान देख रहे हैं। जितने भी अंश हैं वो व्यापक में भीगे होने के कारण ऊर्जा संपन्न है। ऊर्जा संपन्नता के कारण उसके अंदर बल संपन्नता है, और जो बल संपन्नता है उसका एक प्रभाव क्षेत्र, हम अंश के चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र देखते हैं। ये प्रभाव क्षेत्र बड़ी सुंदर, इसमें ये बात है कि प्रभाव क्षेत्र कभी विकृत नहीं होता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रभाव क्षेत्र के कारण हर अंश सदा सदा बना रहता है। ये अंश कभी भी व्यापक में विलय नहीं हो सकता है, इसको कोई तोड़ फोड़ नहीं सकता है, इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। तो जिस तरह से व्यापक वस्तु में कोई विकृति नहीं होती है, उसी तरह से इस प्रभाव क्षेत्र में कोई विकृति नहीं होती है, और प्रभाव क्षेत्र के कारण ये जो अंश है सदा सदा सुरक्षित बना रहता है। ऐसे एक से अधिक अंश जब पास में आते हैं तो उनकी परस्परता में ये जो प्रभाव क्षेत्र बना, जिसको हम लोग इफेक्टिव फील्ड बोल सकते हैं, ये जो इफेक्टिव फील्ड बना हुआ है, ये इफेक्टिव फील्ड के कारण एक दूसरे को पहचानते हैं। ये परस्परता में पहचान के कारण उनके परस्परता में हमको एक आकर्षण दिखाई देता है, जिसको हम आकर्षण बल बोल सकते हैं या चुंबकीयता बोल सकते हैं। ये दोनों इकाइयों के बीच में एक चुंबकीय धारा बनी रहती है ना। ये एक बात है। ये जो चुंबकीय बल है वो स्थिति के रूप में हो गया। वैसे ही जैसे अंश के चारों तरफ जो प्रभाव है वो एक स्थिति है, इस अंश में एक गति भी है जिसको हम घूर्णन गति कह रहे हैं। तो एक हो गया अंश के चारों तरफ जो प्रभाव क्षेत्र है वो उसकी स्थिति हो गई, अंश और उसकी स्थिति हो गई, और फिर उसके अंदर घूर्णन गति होना, ये गति हो गया। दो अंश पास में आए, प्रभाव क्षेत्र के साथ ही उनके अंदर एक निश्चित दूरी बन गई। इस निश्चित दूरी के साथ उनका स्वभाव गति में होना है ना। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो दूरी है वो निश्चित है। इसको हम लोगों ने चैप्टर में देखा, तो अच्छी निश्चित दूरी के कारण ही उसमें एक व्यवस्था दिखाई देती है।
और यहीं से उसके अंदर एक निश्चित आचरण भी दिखाई देता है। तो जब तक अंश है उसमें घूर्णन गति है, उसका आचरण निश्चित नहीं है। दो अंश आ गए, उसके अंदर घूर्णन गति के साथ वर्तुलात्मक गति और दोनों के संयोग से कंपनात्मक गति। कंपनात्मक गति से इस परमाणु में एक स्थिरता, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उस परमाणु का एक निश्चित आचरण। निश्चित आचरण का मतलब है अब वो परमाणु स्वयं में एक व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। इस तरह से हम आचरण को देख रहे हैं। निश्चित आचरण का मतलब है स्वयं में व्यवस्था होना और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना। ये जो दो अंश हैं उनका प्रभाव क्षेत्र है। जब वो साथ में मिलते हैं तो उन प्रभाव क्षेत्र में घूमने के कारण उनमें घर्षण होता है। घर्षण होने के कारण क्या हुआ, ये जो चुंबकीय बल है ना, उसके कारण साथ में आया और घूमने के साथ ही उसमें घर्षण हुआ। घर्षण से उसमें कुछ शक्तियां उदय होती हैं, निष्पन्न होती हैं, जिसको हम ध्वनि, ताप और विद्युत के रूप में पहचानते हैं। ये दो इकाइयों का प्रभाव है। अब इसका तुलना अगर हम साइंस से करें तो साइंस में जो प्रभाव है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो या विद्युत हो, जो भी हो, उसके लिए कोई एक पार्टिकल को जिम्मेदार मानते हैं। यहां पे हम किसी पार्टिकल को जिम्मेदार नहीं मान रहे। प्रभाव कोई पार्टिकल नहीं है, वो उस पार्टिकल के से निष्पन्न दो जो इकाई है उससे निष्पन्न हुआ एक प्रभाव है ना। और जो एक जगह से दूसरे के दौड़ रही है इलेक्ट्रिसिटी के रूप में या हीट के रूप में, वो प्रभाव दौड़ रही है, ना कि कोई पार्टिकल दौड़ रही है। ये एक मौलिक अंतर को हमको इसमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी जो बात है कि जैसे जब दो इकाई है आपस में जुड़ करके कोई कार्यक्रम कर रहा है, तो जब निश्चित स्वभाव गति में है तो उसका एक निश्चित ताप है। ताप क्या है? ताप उसके स्वास्थ्य को बताता है। और यदि वो इकाई को हम किसी बाहर के द्वारा दबाव दे करके हस्तक्षेप करते हैं, बाहरी हस्तक्षेप से, तो उसके अंदर फिर हम क्या देखते हैं कि वो आवेशित होता है। आवेश की स्थिति में क्या हुआ, उसके अंदर का ताप बढ़ जाता है। तो यदि वो बहुत नजदीक आ गया तो ताप बढ़ गया, दूर चला गया तो घट गया। ताप का घटना बढ़ना एक तरह से अस्वास्थ्यता है, बीमारी है। हम जैसे अपने शरीर में हम देखते हैं कि अगर हमारे शरीर का ताप ठीक है तो हम कहते हैं स्वस्थ है। अगर हम बीमार होते हैं तो हम देखते हैं हमारा ताप बढ़ गया, हम स्वभाव गति में नहीं। इसी तरह से परमाणु के अंदर जब परमाणु क्रिया कर रहा है तो वो स्वभाव गति में क्रिया कर रहा है। अब परस्परता में बहुत सारे कण भी हैं, है ना। ये सारे कण मिल करके उसके ऊपर दबाव भी डालते हैं। इस दबाव के कारण कई बार क्या होता है कि जो परमाणु अंश हैं वो मध्यांश के कई बार नजदीक आने लगते हैं। यदि ये नजदीक आते हैं तो मध्यांश उस पर एक विकर्षण का बल लगाता है, जिससे वो ऑर्बिट में रहने वाले पार्टिकल के अंदर प्रत्याकर्षण, उस विकर्षण का एक रिस्पांस प्रत्याकर्षण के रूप में होता है और वो पुनः अपने स्वभाव गति में निश्चित दूरी में या निश्चित अच्छी दूरी में फिर गति पथ पे आ जाता है। ऐसा ही कई बार अगर दूर जाता है तो उसके अंदर आकर्षण कम हो गया, और आकर्षण कम होने की स्थिति में जो मध्यांश है उसके ऊपर एक आकर्षण बल लगाता है। ये जो आकर्षण बल लगाया उसके रिस्पांस में जो ऑर्बिट में जो दूर जा रहा था उसमें एक प्रत्याकर्षण बल लगता है और पुनः वो अपने कक्षा में वापस आ जाता है और स्वभाव गति में बना रहता है। इस तरह से हम देखते हैं। हमारे विपिन भैया ने कल एक प्रश्न पूछा था कि उनका प्रश्न मैं ले लेता हूँ। विपिन भैया आ गए हैं इसलिए मैं उस प्रश्न को रोके रखा था कि मध्यांश में नेगेटिव और परिवेश में पॉजिटिव, जबकि मतलब मैंने बोला महेंद्र भैया जी ने बताया कि मध्यांश में नेगेटिव और परिवेश में पॉजिटिव, जबकि साइंस इसका उल्टा बताता है। उन्होंने भार को समझाते हुए दो बार बोला था। कृपया आज के सेशन में इस पर प्रकाश डालें। ऋणाकर्षण तथा धनाकर्षण को समझाते हुए बताया। तो भैया एक तो जब हम ऋणाकर्षण कह रहे हैं, धनाकर्षण कह रहे हैं, और विज्ञान में जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव कह रहे हैं, तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ है कि चार्ज है, उसमें कह रहे हैं ना, आवेश है। एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है ना। यहां पे हम धनावेश ऋणावेश उस संदर्भ में नहीं कह रहे।
यहाँ पे क्या करें, एक अट्रैक्शन का नाम है नेगेटिव अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन का नाम है पॉजिटिव अट्रैक्शन। का नाम दे दिया, कुछ और भी नाम दिया जा सकता है। उसको ऋणाकर्षण को आप गुरुत्वाकर्षण भी कह सकते हैं, और जो धनाकर्षण उसको लघुत्वाकर्षण कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो ऋणाकर्षण का क्या है मतलब है, ऐसा आकर्षण जो अपने में ज्यादा स्थिर है ना, जिसके अंदर स्थिरता ज्यादा है, उसको ऋणाकर्षण बोल रहे हैं। और स्थिरता होने के कारण क्या होता है कि वो अपने आसपास के जो परिवेश है उसके उन कणों को आप अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है। धनाकर्षण क्या है, तो धनाकर्षण का मतलब है किसी की ओर आकर्षित होना, और ऋणाकर्षण का मतलब यहाँ पे है किसी को आकर्षित करना, है ना। अगर हम गुरुत्वाकर्षण की परिभाषा देखते हैं तो जो लघुत्व है उसको अपनी, गुरु का मतलब है बड़ा, लघु का मतलब है छोटा। तो गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व मतलब बड़ा, जो बड़ा आकर्षण है उसको कह रहे हैं लघु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण कह रहे हैं। ये जो लघु को आकर्षित करता है उसी का नाम है, उसी गुरुत्वाकर्षण का दूसरा नाम दिया है ऋणाकर्षण। तो धनाकर्षण, ऋणाकर्षण, और एक और आकर्षण है जिसको बाबा जी शून्याकर्षण कह रहे हैं, जिसको विज्ञान ने अभी पहचाना नहीं है। शून्याकर्षण की स्थिति में सारे जो इकाइयां हैं स्वतंत्र है ना, ऐसा है। तो इस तरह से धनाकर्षण, ऋणाकर्षण और शून्याकर्षण की बात है। अगर आपको उदाहरण देखना है, जैसे ये मेरा मान लीजिए फोन है, इसको मैंने ऊपर उठाया हुआ है, तो ये जो फोन है ना, ये नीचे की ओर जा रहा है, और धरती है तो धरती इस समय ऋणाकर्षण की स्थिति में और फोन जो है धनाकर्षण की स्थिति में। इसको बीच में हमने रोक लिया और उसको हमने नाप तोल कर लिया, जिसको हम भार की संज्ञा दे रहे हैं। तो भार क्या है, भार बेसिकली इस आकर्षण को ही हम नाप तोल कर रहे हैं। मास एक अलग चीज है। अब जैसे ये फोन है, इसका यहाँ पे मास जो है, अगर हम इसको चंद्रमा पे ले जाते हैं तो चंद्रमा पे इसका भार अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि भार आकर्षण से है और आकर्षण जो है परस्परता से है, और परस्परता लघुता और गुरुता से है। तो धरती का जो पूरा क्षेत्रफल है और चंद्रमा का जो पूरा एरिया है, चंद्रमा का एरिया थोड़ा छोटा है, तो छोटा होने के कारण वहां पे क्या होगा, साइज बदल गया, इसलिए वहां पे जो आकर्षण बल है वो थोड़ा कम लगेगा, इसलिए भार इसका कम होगा। अगर इसको हम जुपिटर पे ले जाते हैं तो इसका भार बहुत ज्यादा हो जाएगा, परंतु उसके मास में कोई बदलाव नहीं होगा। ये मुख्य बात है। तो जब हम यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कह रहे हैं भैया, बिहारी भैया, है ना, एक मिनट, हाँ बिपिन बिहारी भैया है, तो बिपिन भैया जब हम यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कह रहे हैं तो उसके साथ आप आकर्षण बल लगाइए। धनाकर्षण मतलब पॉजिटिव अट्रैक्शन और नेगेटिव अट्रैक्शन, और जब विज्ञान कह रहा है उसके साथ आप लगाइए पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब विज्ञान क्या मानता है कि जो नाभिक है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहता है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज रहता है, क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन है, जिसको अभी 1960 के बाद लोगों ने नाम थोड़ा बदल दिया अभी प्रोटॉन का, उसको अप क्वार्क के रूप में पहचानते। तो जो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क है उस पे ऊपर पॉजिटिव देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि किसी भी इकाई के ऊपर बाबा जी क्या देख रहे हैं, कोई भी इकाई जब वो स्वतंत्र है, जब हमने उस पर कोई दबाव लगाया, बाहर से हस्तक्षेप किया, तब वो पॉजिटिव चार्ज हुआ या नेगेटिव चार्ज हुआ। यदि हम उस पर कोई आवेश मतलब कोई बाह्य हस्तक्षेप आरोपित नहीं करते हैं, तब क्या होगा, उस परमाणु में कोई आवेश नहीं है। तो इस तरह से परमाणु के अंदर जो अंश है उस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, वो एक स्वभाव गति में कार्य करता है। बाहर का हस्तक्षेप होने पे ही वो फिर आवेशित होता है। आवेशित गति का अध्ययन हम विज्ञान में कर रहे हैं। तो विज्ञान ने अभी तक आवेशित गति का अध्ययन किया है, इसलिए ठीक से अध्ययन हो नहीं पा रहा है। जब बाबा जी इसी परमाणु का अध्ययन कर रहे हैं तो वो एक आवेशित गति में नहीं बल्कि स्वभाव गति में कर रहे हैं। अब विज्ञान ने आवेशित गति में अध्ययन करने का रीजन ये है कि विज्ञान ने जब परमाणु को समझा, उसके पीछे का मूल जो प्रयास है
कि वो सबसे फाइनल इंडिविजिबल मतलब अविभाज्य ऐसा कण जो उसके बाद उसका कोई टुकड़ा ना हो सके, ऐसा कोई कण पाने के लिए उन लोगों ने प्रयास किया। लंबे प्रयास के बाद उन लोगों ने एक परमाणु पाया था जिसका टुकड़ा नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद लगभग 101 साल पहले उसको तोड़ा गया। वहां से दिखा कि नहीं, परमाणु के भी टुकड़े हो सकते हैं, उससे और टुकड़े हो सकते हैं, उसके और टुकड़े हो सकते हैं। तो सबसे अंतिम टुकड़ा क्या है, ये खोजने का प्रयास है। जबकि यहाँ पे क्या है कि सबसे अंतिम टुकड़ा खोजने की बात नहीं है ना। यहाँ पे जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का मौलिक इकाई क्या है, मूल इकाई क्या है, उस मूल इकाई के रूप में परमाणु को पहचाना गया, ना कि अंतिम टुकड़े के रूप में इसकी खोजबीन हुई, है ना। तो बाबा जी का पूरा अध्ययन व्यवस्था के अर्थ में अध्ययन है और व्यवस्था के अर्थ में परमाणु को पहचाना। जब हम अंश की बात करते हैं तो अंश व्यवस्था के अर्थ में नहीं है, व्यवस्था में नहीं है स्वयं में। अंश तभी व्यवस्था में है जब वो दूसरे अंश की परस्परता में आता है। इसीलिए अंश व्यवस्था के लिए प्रेरित है, परंतु उसका आचरण निश्चित नहीं है ना, उसका आचरण निश्चित नहीं है। जब हम परमाणु की बात करते हैं तो वही दो अंश आपस में मिलकर के एक निश्चित व्यवस्था को बना लेते हैं। अब वहां पे क्या देखते हैं कि अब वो इकाई का आचरण निश्चित है ना। यदि आचरण निश्चित है, इसका क्या मतलब हुआ कि उस इकाई में अब वो इकाई स्वयं में त्वसहित व्यवस्था है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर रहा है। तो इस रूप में पहचाना गया। इसको हम लोगों ने कल देखा था। हम लोगों ने ये भी देखा कि जो भी क्रियाएं हैं उसमें एक स्थिति क्रिया है और गति क्रिया है। कोई भी क्रिया है उसके अंदर स्थिति है, गति है। जैसे हमने बोला कि मान लो एक परमाणु है, उसके अंदर अंशों का गठन है, 2 अंश का एक गठन है, 4 अंश का एक गठन है, 20 अंश का एक गठन है। ये जो गठन क्रिया है ये स्थिति क्रिया है और इस स्थिति क्रिया के आधार पर उसकी कोई गति है। कोई भी गति है उसके पीछे एक स्थिति है, स्थिति से ही गति है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने उसके पीछे जब देखा तो उसमें क्या देखा, चुंबकीय बल है, वही स्थिति है। जब हमने उसको परस्परता में उसका प्रभाव देखा शक्ति के रूप में, तो विद्युत ध्वनि ताप को दिखाई दिया। उसके नीचे गए और अंश के नीचे गए तो अंश का जो प्रभाव क्षेत्र है वो स्थिति के रूप में है। उसके अंदर घूर्णन जो है वो गति के रूप में है, जब घूर्णन कर रहा है तो गति के रूप में है। इस तरह से हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, उससे बड़े, चाहे जितना बड़े जाएं, हर जगह स्थिति और गति के रूप में ही क्रियाएं हैं। स्थिति के समय उसको हम बल बोल रहे हैं, है ना। स्थिति क्रिया का मतलब है बल, और गति उसको शक्ति बोल रहे हैं, है ना। इस तरह से है। जीवन में भी वैसा ही है। जीवन में के अंदर जो मन है, वृत्ति है, चित्त है, बुद्धि है, आत्मा है, ये सब बल की क्रियाएं हैं, जिसको हम आस्वादन, तुलन, चिंतन, है ना, बोध और अनुभव के रूप में पहचानते हैं। और जब हम गति क्रिया को देख रहे हैं, शक्ति को देख रहे हैं, तो शक्ति क्या है जीवन में? जीवन में शक्तियां हैं जिसको हम प्रमाण, संकल्प, इच्छा, विचार, आशा उस रूप में पहचान रहे हैं। इसको हम शक्ति के रूप में देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से स्थिति और गति, बल और शक्ति अविभाज्य है। स्थिति बल जो है स्थिति के रूप में जब हम देखते हैं तो उससे वो इकाई स्वयं में व्यवस्था है, और जब हम शक्ति के साथ देखते हैं तो समग्र व्यवस्था में भागीदारी है। ये मोटा मोटा हम लोगों ने अध्ययन किया था, ठीक है। तो उसके बाद हम आपको 1-2 मेरे उत्तर हो गया मेरे ख्याल से, है ना। तो अब जो प्रश्न आएगा मैं बाद में लेता हूँ, बाद में चेक करूंगा उसको टुवर्ड्स द एंड। हो सकता है कि हमारे विपिन जो भैया हैं उनका प्रश्न का उत्तर हो गया। एक और क्वेश्चन था दीदी का, किसका था मैं भूल गया, नाम नहीं लिख पाया। उसमें वो पूछ रहे हैं कि ये जो लिखा है, हर कार्य विन्यास, प्रवृत्ति, प्रयास, क्रिया, व्यवहार, फल, परिणाम के साथ ही सहअस्तित्व मूल्यांकन होना स्वाभाविक है। ये क्या है? प्रयास क्या है, क्रिया क्या है, व्यवहार क्या है, फल परिणाम क्या है, प्रवृत्ति क्या है, इसको पूछ रहे हैं। तो बेसिकली जब हम प्रवृत्ति की बात कहते हैं तो
मानवीयतापूर्ण मानसिकता की बात कर रहे हैं, जो हमारे जीवन में आशा, विचार, इच्छा, संकल्प, ये जो क्रियाएं हैं, परावर्तन होने के पहले की जो स्थिति है, वो हमारी प्रवृत्तियों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, उसको हम प्रवृत्ति के रूप में पहचान रहे हैं। अच्छा, दूसरा प्रयास किस लिए? जागृति और विकास के लिए। ठीक है, सारे प्रयास जागृति और विकास के लिए। क्रिया किसको कह रहे हैं? जैसे हमारे जीवन में जो विचार है, विचार को एग्जीक्यूट करना, विचार को आकार देना, उस विचार को आकार देने के लिए हम कोई क्रिया करते हैं, है ना। और सारा जो है उसको हम लोगों ने देखा था, एक है मनाकृति और एक है उसका मनाकार को साकार करना। तो जो अंदर विचार पक्ष में चल रहा है उसको आकार देने का जो काम है, उसके लिए जो श्रम नियोजन है, उसके लिए जो हम करते हैं उसको क्रिया बोल रहे हैं। व्यवहार, मानव जो है इंटरेक्ट करता है यहाँ पे, किससे? मानव के साथ करता है, प्रकृति के साथ करता है, उसके साथ करता है। यहाँ व्यवहार थोड़ा बड़े शब्दों में। फल परिणाम, ये जो मानव के साथ किया और प्रकृति के साथ जो भी व्यवहार हुआ, उसका कोई एक रिजल्ट आया, उसको हम अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से सह अस्तित्व को मूल्यांकित होना, मतलब हम मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर हम ऐसा देखते हैं तो हम अधिमूल्यन और मूल्यन से मुक्त हो सकते हैं और सही मूल्यांकन कर सकते हैं। कैसा मूल्यांकन? सह अस्तित्व के परिप्रेक्ष्य में सटीक मूल्यांकन किस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई थी इसमें। आगे मैं पढ़ता हूं और थोड़ा सा, क्योंकि जो हमने लास्ट का पढ़ा था वो थोड़ा बड़ा पैराग्राफ था, उसको मैं 2-4 लाइन पहले से पढ़ देता हूं। और अंश का एक क्वेश्चन और आया है ना, अंश का आचरण क्यों निश्चित नहीं है, उसे प्रकाश डाले भाई। अच्छा, तो ठीक है भैया, अभी हमने बताया, उसको ले लेता हूँ, 2 मिनट का ही प्रश्न है ये। देखिए भैया, निश्चित आचरण किसको कह रहे हैं? निश्चित आचरण का मतलब है कि कोई इकाई स्वयं में व्यवस्था होना, समग्र व्यवस्था में अधिकार। जब कोई अंश जो है अकेले, मान लीजिए वो किसी इकाई में नहीं है, अभी किसी परमाणु में नहीं है, वो केवल घूर्णन गति कर रहा है, तो ये जो घूर्णन गति करता हुआ, ऐसे कुछ अंश हैं अस्तित्व में, ये जो घूर्णन गति करता हुआ अकेला अंश है, वो किसी के साथ अभी व्यवस्थित नहीं हो पाए। उसका जो गति है वो रैंडम है, अनिश्चित है। इसमें जो निश्चितता है उसमें 2 चीजें चाहिए, एक कोई चीज मध्य में होना चाहिए और एक परिवेश होना चाहिए। तो इस स्थिरता के लिए उसके अंदर घूर्णन गति का होना, वर्तुलात्मक गति का होना और इन दोनों के संयोग से कंपनात्मक गति का होना, 3 गतियों के साथ ही उसके अंदर कोई एक निश्चित गति की बात आती है। जब हम अंश देख रहे हैं तो उसके अंदर, अकेले अंश के अंदर ये तीनों नहीं होता है, केवल घूर्णन गति होता है। कि जब तक एक से ज्यादा, मतलब 2 अंश नहीं आ जाते हैं, तब तक घूर्णन, वर्तुल, कंपनात्मक तीनों गतियां नहीं आती। यदि तीनों गतियां नहीं आई तो वो जो इकाई है उसका रैंडमनेस बना रहेगा, वो स्वयं में व्यवस्था नहीं हो पाता है। हमने जो अभी व्यवस्था के रूप में पहचाना है, सबसे छोटी जो इकाई है वो है हाइड्रोजन का परमाणु। तो हाइड्रोजन के परमाणु में एक निश्चित व्यवस्था दिखता है, उसका एक निश्चित ताप, उसके अंदर ध्वनि जो भी है, उसका हम लोग पीरियोडिक टेबल में लिखते हैं सारा प्रॉपर्टीज। तो वहां पे एक निश्चित प्रॉपर्टी को हम दिखा पा रहे हैं हाइड्रोजन के स्तर पे या कार्बन के स्तर पे, ना कि अंश। अंश का अपना स्वरूप कुछ वैसा नहीं होता है। अंश में है क्या? वो स्वयं में व्यवस्था नहीं है, लेकिन व्यवस्था के लिए उसके अंदर प्रेरणा है, वो व्यवस्था में होना चाहता है। और इसीलिए जो अंश के चारों तरफ प्रभाव क्षेत्र हैं, वो उस प्रभाव क्षेत्र के कारण एक दूसरे के परस्परता को पहचानता है। परस्परता को पहचान करके जब तक वो सहअस्तित्व में नहीं आया, मतलब जब तक दूसरी इकाई के साथ नहीं आया, उसके अंदर कोई व्यवस्था नाम की चीज होती ही नहीं है। व्यवस्था कहते ही आपको, व्यवस्था शब्द का मतलब ये कि